नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इसमें हम सभी फील्ड स्ट्रीम सभी सब्जेक्ट्स की टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो बनाते रहते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन कोचिंग क्लासेस इसमें रोज़ अपलोड करते रहते हैं। तो आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी जितनी भी प्रीवियस वीडियोस अलग अलग टॉपिक पर डली हुई हैं उनको देखें। जिसमें आपको जियोग्राफी की वीडियो मिल जाएंगी, मैथमेटिक्स की वीडियो मिल जाएंगी, साइंस की वीडियो मिल जाएंगी और तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे इंडियन जियोग्राफी, भारतीय भूगोल, जिसमें हमने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की प्लेट, उसका फिजिकल चेंजेस, उसके भौतिक प्रदेश, और फिर उसके बाद हमने हिमालय माउंटेन पढ़ा। हिमालय माउंटेन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसके अलग अलग हमने भौतिक प्रदेश पढ़े थे, उसमें अलग सामाजिक स्थिति, वहाँ का धार्मिक जीवन और हिमालय के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था। अर्थात अगर हम भूगोल में भौतिक भूगोल की बात करें तो भौतिक भूगोल में दोस्तों हमने पहला पार्ट पढ़ लिया है। भौतिक भूगोल का पहला पार्ट यही था, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ये वाला। तो इसको हम अच्छी तरह से, इसमें लगभग 4-5 वीडियो मैंने अपलोड की हैं। तो आप अगर उसमें जाओगे उसमें प्लेलिस्ट में, तो आपको प्लेलिस्ट में भौतिक भूगोल का ये पहला पार्ट है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, इसमें लगभग मैंने 4-5 वीडियो बनाई हैं। तो आप उन वीडियो को अच्छी तरह से देखें, और उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताएं तो वो लगभग कॉन्सेप्ट आपके इस उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों को बिल्कुल कंप्लीट कर देते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है दोस्तों, ये उत्तर का विशाल मैदान, सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक। आप ये मैदान देख रहे हो दोस्तों, तो ये मैदान भौतिक भूगोल का दूसरा पार्ट है। उत्तर का विशाल मैदान। इसको हम पढ़ेंगे, उत्तर के विशाल मैदान। अब जैसे कि हमने भौतिक भूगोल के पहले पार्ट में क्या देखा, हिमालय पर्वत, अर्थात पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतों में दर्रे, झीलें, ग्लेशियर। लेकिन अब बात हम मैदान की करेंगे। मैदान में ना आपको पर्वत मिलेगी, ना पहाड़ी मिलेगी, ना ऊंची ऊंची चोटियां मिलेंगी, ना ग्लेशियर मिलेंगे। तो फिर क्या मिलेगा भाई? मैदान की बात कर रहे हैं। मैदान मतलब जहाँ पर जैसे कि हिमालय से उत्तराखंड, इन ग्लेशियरों से हिमालयन नदियाँ निकलती हैं। तो हिमालयन नदियाँ इस उत्तर के विशाल मैदान से होकर के बंगाल की खाड़ी में डेल्टा या बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो ये नदियाँ यहाँ से गुजरती हैं। तो नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष जो सूक्ष्म कण, अवसाद के रूप में और प्रतिवर्ष बाढ़ के रूप में जो मिट्टी लाई जाती है, उससे इस मैदान का निर्माण हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि हिमालय नदियों में कौन कौन नदियाँ आएंगी? गंगा नदी है, इधर ये झेलम चेनाब, और इधर ये भी सतलज और सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तीस्ता, इधर काली नदी। तो ये सभी नदियाँ जो सहायक है, मुख्य नदियाँ हैं। तो ये नदियाँ उत्तर के विशाल मैदान में प्रभावित होकर और एक अवसाद, छोटे कण, बालू, पत्थर और बाढ़ को निक्षेप क्रिया के द्वारा इस मैदान का निर्माण होगा। अर्थात ये मैदान कैसा है? जलोढ़ मृदा युक्त। अर्थात हम कह सकते हैं, अभी मैं देखो उत्तर के विशाल मैदान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों में बांटूंगा। ये उत्तर का जो विशाल मैदान है, जो हिमालय नदियों के निक्षेप क्रिया द्वारा निर्मित हुआ है, उत्तर का विशाल मैदान। इसका भी हम अगर भौतिक विभाजन करें तो इसको भी 4 भागों में बांटा सकता है। मतलब आप देख रहे हो, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ये जो मैदान है, ये उत्तर का मैदान है। अब इस मैदान का निर्माण हमने देखा हिमालय नदियों द्वारा, कंकड़, बालू, रेत, पत्थर, अवसाद और बाढ़ के द्वारा निक्षेप प्रतिक्रियाओं, इनसे इस मैदान का निर्माण होता है। अब इस मैदान में भी क्या है, अलग अलग उच्चावच
अलग अलग भौतिक आकृतियों के आधार पर इस मैदान को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। जैसे आप अगर इसका भौतिक विभाजन देखते हो दोस्तों, तो इसका भौतिक विभाजन कुछ इस प्रकार से किया गया है। सबसे पहला आपको मिलेगा भावर। भावर, अब भावर क्या होता है? भावर में कृषि किस तरीके से की जाती है? भावर में दलदल होता है कि पहाड़ी प्रदेश होता है, ठीक है। तो भावर के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो भौतिक विभाजन किया गया है उत्तर के विशाल मैदान का, वो आता है तराई, तराई प्रदेश, ठीक है। ये सभी काय में आ रहा है? उत्तर के विशाल मैदान। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, वो पॉइंट है दोस्तों बांगर, ठीक है। और ये चौथा पॉइंट है, वो है दोस्तों खादर। अब ये बांगर और खादर ये क्या होते हैं? इन क्षेत्रों में किस तरह की मृदा पाई जाती है? बाढ़ के द्वारा इनका निर्माण कैसे होता है? क्या ये उपजाऊ होते हैं कि नहीं होते? क्या दलदली होते हैं? तो इन सभी पॉइंटों के आधार पर इन सभी 4 भौतिक विभाजनों के बारे में हम पढ़ेंगे। अर्थात ये भावर प्रदेश कितना उपजाऊ है, कितना अनुपजाऊ है, कृषि योग्य है कि नहीं, खनिज उपलब्ध है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ जनसंख्या का निवास, ठीक है, वन, इन सभी पॉइंटों के बारे में पढ़ लेंगे। तो इस उत्तर के विशाल मैदान को हमने पढ़ लिया। उत्तर के विशाल मैदान अर्थात इसके ये भौतिक प्रदेश बाबर, तराई, ठीक है, और ये बांगर, खादर, और अगर इसका एक और किया जाए तो आप इसको डेल्टा बोल सकते हैं, ठीक है। नदियाँ जहाँ पर मतलब गिरती हैं, जहाँ पर उनकी निक्षेप प्रतिक्रिया होती है, निक्षेप क्रिया होती है, वहाँ पर वो डेल्टा या मुहाने का निर्माण करती हैं, ठीक है। और आप अगर बांगर और खादर की बात कर रहे हो दोस्तों, तो बांगर और खादर को भी एक प्रदेश में देख सकते हैं आप, जलोढ़, अर्थात जो जलोढ़ मृदा होती है उसके 2 भाग हैं, बांगर और खादर। बांगर जो मृदा होती है वो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। कौन सी? पुरानी। और ये खादर जो मृदा है वो नवीन होती है, ठीक है। और ये दोनों काय के भाग हैं, बांगर और खादर, जलोढ़ मृदा। तो ये पॉइंट तो आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये बांगर और खादर, इन दोनों को जलोढ़ मृदा के अंतर्गत रखा गया है। बांगर इसको पुरानी जलोढ़ मृदा बोलते हैं और खादर को नवीन जलोढ़ मृदा बोलते हैं। ये पॉइंट आपको बांगर और खादर के संबंध में याद रखना है। अब ये डेल्टा क्या होता है? तो डेल्टा वह क्षेत्र, मतलब जहाँ पर बड़ी बड़ी नदियाँ क्या करती हैं, ऐसे समुद्र में, जैसे ये गंगा नदी है, गंगा नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर समुद्र में निक्षेप हो जाती है, ठीक है। तो वहां पर क्या डेल्टा या उसको बोलती है एस्चुरी, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना, एस्चुरी, इसका निर्माण वो करती है, ठीक है। तो इन सभी के पॉइंटों के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। भावर क्षेत्र क्या है, तराई क्षेत्र क्या है, ठीक है, और बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश, ठीक है, जिसको जलोढ़ मृदा के अंतर्गत रखा है, जलोढ़ क्षेत्र के अंतर्गत, और डेल्टा क्षेत्र क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भावर क्षेत्र, भावर प्रदेश क्या है? देखो भावर, ये पहला नंबर है उत्तर के विशाल मैदान में इसके विभाजक, भौतिक विभाजन का ये पहला पॉइंट, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हिमालय पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत श्रेणी में भी हमने अलग अलग पार्ट पढ़े थे। उत्तर में ट्रांस हिमालय, उसके दक्षिण में महान या ग्रेट हिमालय, उसके दक्षिण में लघु या मध्य हिमालय, और सबसे दक्षिण में पढ़ा था हमने ये शिवालिक, जो कि कैसा था, सबसे नवीन बलित पर्वत। अब शिवालिक के दक्षिण में तो क्या स्थित है, शिवालिक के ग्रीपद, शिवालिक के दक्षिण में क्या स्थित है दोस्तों, भावर प्रदेश। तो ये पॉइंट तो इसका बहुत मोस्ट पॉइंट है कि भावर है वो शिवालिक के ग्रीपद में, ग्रीपद आप समझ रहे हो, शिवालिक जो प्रदेश है, ये शिवालिक हिमालय बलित प्रदेश है, उसके जस्ट दक्षिण में। तो शिवालिक के ग्रीपद में 8 से 16 किलोमीटर लंबी चौड़ी पट्टी है। कौन सी? भावर प्रदेश। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी, ठीक है। ये भावर प्रदेश की पहला पॉइंट हो गया।
क्या है पहला पॉइंट? शिवालिक के गिरिपद में 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी, ठीक है, इस पट्टी को या इस प्रदेश को भाबर प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो भाबर प्रदेश का पहला पॉइंट हुआ है। अब अगर इसके दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये शिवालिक, ये हिमालय के जितने भी ग्लेशियरों से नदियाँ निकलती हैं वो इस प्रदेश में क्या करती हैं, मोटे मोटे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर रेत इकट्ठा कर देती हैं और एक पारगम्य चट्टान का निर्माण करती हैं। कौन सी? पारगम्य चट्टान, मतलब जो समतल में मोटे मोटे बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों से उसको बिल्कुल ढक देती है और इन्हीं कंकड़ पत्थरों के नीचे क्या बहने लगती हैं? नदियाँ। अर्थात भाबर प्रदेश में जो नदियाँ होती हैं, जो हिमालयी नदियाँ होती हैं, जो सदाबहार नदियाँ, गंगा यमुना, ठीक है, और जितनी भी इनकी सहायक नदियाँ हैं वो भाबर प्रदेश में क्या हो जाती हैं? छिप जाती हैं। अर्थात भाबर प्रदेश में मोटे मोटे कंकड़ पत्थर बालू रेत, ठीक है, एक पारगम्य सी परत बच जाती है, तो उससे क्या है, ये नदियां अदृश्य हो जाती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट दूसरा पॉइंट है इसका, भाबर प्रदेश का। तो भाबर प्रदेश में 2 पॉइंट हो गए। अब अगर तीसरा पॉइंट की बात की जाए ना दोस्तों, तो यहाँ पर कृषि करना बिल्कुल संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर मोटे मोटे कंकड़ पत्थर रेत बालू, ठीक है, और अवसादी एक पारगम्य सी चट्टान है, ठीक है, तो वहां पर कृषि करना संभव है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर अदृश्य नदियां बहती है, पता ही नहीं चलता कि इसके नीचे बड़ी से बड़ी नदियां बह रही हैं, तो वहां पर कृषि करना बिल्कुल असंभव है। तो ये तीसरा पॉइंट हुआ है, ठीक है, कृषि करना संभव नहीं है। ये इस भाबर प्रदेश का तीसरा पॉइंट याद रखना। अब अगर इसके चौथे पॉइंट की बात की जाए तो चौथा पॉइंट इसमें याद रखना है आपको कि भाबर प्रदेश में खनिजों का उत्खनन करना संभव नहीं है। अर्थात जितने भी भूमिगत खनिज होते हैं, ठीक है, उनका उत्खनन करना क्या नहीं है? संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पारगम्य क्षेत्र है, अर्थात ये भाबर क्षेत्र है, इसमें क्या, नदियां अदृश्य रहती हैं। ठीक है, जितनी भी नदियां रहती हैं वो एक निक्षेप में नहीं रहती हैं, अर्थात वो एक निश्चित उसमें नहीं रहती हैं, बल्कि वो समानांतर रूप से, ठीक है, और उसके ऊपर मोटे मोटे कंकड़ पत्थर बालू और, ठीक है, एक पारगम्य सी चट्टान, अर्थात पारगम्य समानांतर रूप से विस्तारित रहता है। तो इसमें क्या, नदियां एक निश्चित क्रिया में, ठीक है, एक निश्चित क्षेत्र में नहीं रहती हैं। तो ये भाबर प्रदेश समझ में आया कि नहीं आया? भाबर प्रदेश ये सबसे उत्तर में, ठीक है, ये हिमालय के सबसे दक्षिण कौन सा प्रदेश है? शिवालिक प्रदेश। तो शिवालिक प्रदेश के गिरिपद में, ठीक है, 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी इस पट्टी को भाबर प्रदेश बोलते हैं। अब अगर भाबर प्रदेश में आप लिखना चाहो कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो भाबर प्रदेश आप देख सकते हो सिंधु नदी से लेकर के इसका विस्तार आपको तीस्ता नदी तक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखना, सिंधु नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक। ठीक है, और तीस्ता नदी कहाँ पर पड़ती है? ये जम्मू कश्मीर के जम्मू ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तीस्ता नदी बांग्लादेश तरफ। तो सिंधु से तीस्ता नदी के बीच उत्तर के विशाल मैदान की सबसे ऊंची पट्टी 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी, ठीक है, और जो कि शिवालिक के गिरिपद में स्थित है। कैसी? पारगम्य में। ठीक है, अर्थात यहाँ पर जो नदियां रहती हैं वो अदृश्य रहती हैं, उनके ऊपर बालू मोटे मोटे कंकड़ पत्थर ये सामान्य रूप से बची रहती हैं और वहाँ पर कृषि करना संभव नहीं है। और उसके अलावा खनिज की प्राप्ति या खनिज का उत्खनन करना संभव नहीं है। तो ये पॉइंट आप भाबर प्रदेश में बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखें। अब अगला पढ़ेंगे हम तराई प्रदेश। ठीक है, तराई प्रदेश की क्या विशेषताएं? तराई प्रदेश में क्या कृषि करना संभव है? तराई प्रदेश में क्या दलदली क्षेत्र है? क्या वहाँ पर नदियाँ अदृश्य रहती हैं कि एक निश्चित क्रिया में बहती हैं? तो इन सभी पॉइंटों को जानना है तो किसको पढ़ना पड़ेगा? भाबर प्रदेश को, सॉरी तराई प्रदेश को। चलो अब शुरू करते हैं तराई प्रदेश। ठीक है, तराई प्रदेश। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना है क्या, कि जो भाबर प्रदेश है उसी के दक्षिण में लगभग 20 से 30 किलोमीटर
चौड़ी इस लंबी पट्टी का, इस लंबे समानांतर इस लंबे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तराई प्रदेश। किसके दक्षिण में? बाबर के में। ठीक है, तो बाबर प्रदेश या बाबर क्षेत्र के दक्षिण में, बाबर प्रदेश के दक्षिण में, ठीक है, लगभग कितना? लगभग 20 से 30 किलोमीटर चौड़ी। ठीक है, 20 से 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी। ठीक है, जो वो कहाँ से कहाँ तक? सिंधु नदी से लेकर के वो तीस्ता ब्रह्मपुत्र नदी तक। ठीक है, तीस्ता ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तारित है। इसकी दूसरी विशेषता क्या है तराई प्रदेश की? तराई प्रदेश की दोस्तों दूसरी विशेषता ये है कि जो नदियां बाबर प्रदेश में अदृश्यमान हो जाती हैं, जो नदियां बाबर प्रदेश में एक पारगम्य चट्टान से अदृश्य हो जाती हैं, वो नदियां तराई प्रदेश में दृश्यमान हो जाती हैं। ये इसका दूसरा पॉइंट याद रखना। तो बाबर प्रदेश में जो नदियां अदृश्य हो जाती हैं, वो तराई प्रदेश में क्या हो जाती हैं? दृश्यमान। तराई प्रदेश में दृश्यमान हो जाती है, अर्थात तराई प्रदेश में वो दृश्यमान होंगी और एक कीचड़, एक दलदल का निर्माण करेंगी। ठीक है, जहां पर आपको वन अधिक मिलेंगे, अर्थात जैसे कि मैंग्रोव वन है। ठीक है, तो ये दलदलीय क्षेत्र में उगने वाले वन। तो तराई प्रदेश की कौन कौन सी विशेषताएं? ये बाबर प्रदेश के दक्षिण में लगभग 20 से 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का है, और जो नदियां बाबर प्रदेश में अदृश्य थी वो तराई प्रदेश में क्या हो जाती है? दृश्यमान। ठीक है, तीसरा पॉइंट और देख लेते हैं इसका। यहां पर वन, ठीक है, झाड़ियां, क्योंकि ये कौन सा क्षेत्र है? दलदली। ठीक है, तराई प्रदेश कौन सा है? दलदली क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर वन झाड़ियां पाई जाती है। ठीक है, और अगर कृषि की बात की जाए तो वन और झाड़ियों को साफ करके वहां पर कृषि करना संभव है कुछ क्षेत्रों में। ठीक है, वनों और झाड़ियों को साफ करके वनों और झाड़ियों को साफ करके, ठीक है, कृषि करना संभव है। कृषि में क्या करोगे? गन्ना, ठीक है, गेहूं, कपास। तो ये तो इसकी तीसरी चौथी विशेषता हो गई। ठीक है, यहाँ पर कृषि करना संभव है। उसके बाद इसके बाद बात करेंगे इसके कुछ क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, कुछ विशेष क्षेत्र कैसे? तो ये जो प्रदेश है तराई प्रदेश, वो आपको पंजाब, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपको तराई प्रदेश में याद रखना है। अब चलो बात करेंगे बांगर प्रदेश की, अर्थात पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित प्रदेश। ठीक है, बांगर प्रदेश। उसके बाद खादर प्रदेश की और डेल्टा समूह की, डेल्टाई प्रदेश की। उसके बाद ये टॉपिक हमारा उत्तर का विशाल मैदान, उसके भूआकृतिक प्रदेश खत्म हो जाएगा। ठीक है, तराई प्रदेश के बाद अब किसकी बात करेंगे हम? जलोढ़ मैदान। और जलोढ़ मैदान को हमने नवीन मृदा और पुरानी मृदा के आधार पर दो भागों में विभाजित किया था। अगर हम पुरानी मृदा की बात की जाए तो कौन सा प्रदेश आएगा? बांगर प्रदेश। ठीक है, तो बांगर कौन सा होता है? पुरानी जलोढ़ मृदा से बना प्रदेश। अगर नवीन मृदा की बात की जाए तो कौन सा प्रदेश आएगा?
खादर प्रदेश, खादर युक्त। ठीक है। अब जब नवीन प्रदेश है अर्थात नवीन मृदा युक्त, नवीन जलोढ़ मृदा युक्त प्रदेश खादर प्रदेश, तो ये कौन सा है? सबसे अधिक उपजाऊ प्रदेश खादर प्रदेश। ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जलोढ़ मैदान, ये पूरा विशाल मैदान सबसे अधिक है। भारत के क्षेत्रफल पर जो अधिक क्षेत्रफल पर मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है? जलोढ़ मृदा। अब बांगर प्रदेश के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट तो इसका दोस्तों ये हो जाएगा कि पुरानी जलोढ़ मृदा। ठीक है। पुरानी जलोढ़ मृदा से बना प्रदेश कौन सा प्रदेश होता है? बांगर प्रदेश। दूसरा, ये अनुपजाऊ है। ठीक है। क्योंकि ये प्रदेश कैसे बना है? पुरानी जलोढ़ मृदा से, अर्थात नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष लाई गई जो बाढ़ होती है उसके दूरस्थ क्षेत्र है बाढ़। ठीक है। बाढ़ का दूरस्थ क्षेत्र है, तो बाढ़ यहाँ पर इकट्ठी होती है। ठीक है। और क्या होती है? वो पुरानी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं बांगर प्रदेश। तो ये अनुपजाऊ है। उसके अलावा यहाँ अब अनुपजाऊ है तो फिर कृषि यहाँ पर उत्तम नहीं होगी। ठीक है। यहाँ जनसंख्या निवास या नगर निवास, ठीक है, या गांव और शहरों का विकास नहीं हो सकता बांगर प्रदेश में। ठीक है। अब खादर प्रदेश की बात कर लेते हैं, क्योंकि खादर क्या है? नवीन जलोढ़ मृदा युक्त प्रदेश, अर्थात पहला पॉइंट इसका ये है, नवीन जलोढ़ मृदा युक्त प्रदेश। और दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो ये क्या है? सबसे अधिक उपजाऊ प्रदेश, सबसे अधिक उपजाऊ प्रदेश, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा, यहां पर दोस्तों यहां पर मुझसे गलती हो गई है कि यहाँ जनसंख्या और गांव शहरों का विकास बांगर प्रदेश में हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है? कृषि और उपजाऊ है। ठीक है। और बाढ़ द्वारा निर्मित एक बहुत समतल क्षेत्र निश्चित क्रिया द्वारा नदियों के द्वारा बन गया है, और यहाँ गांव और शहरों का विकास संभव नहीं है। ठीक है। गांव व शहरों का विकास संभव नहीं है। ठीक है। और इसके बाद अगर इसके विस्तार की बात की जाए तो ये जैसे कि उत्तर प्रदेश में, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, बिहार, इधर बांग्लादेश, इस क्षेत्र में पाया जाता है। कौन सा? खादर प्रदेश। तो ये याद रखना, पूर्वी, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, बांग्लादेश, झारखंड। और सबसे अधिक खनिजों की जो प्राप्ति की जाती है वो नवीन जलोढ़ मृदा युक्त इसी खादर प्रदेश में की जाती है। सबसे अधिक उपजाऊ भी होता है ये। ठीक है। तो कृषि उत्तम होगी कि नहीं होगी? यहाँ गांव और शहरों का विकास संभव नहीं है, और ये अनुपजाऊ प्रदेश है, और पुरानी जलोढ़ मृदा से बना कौन सा प्रदेश है? बांगर। और यहाँ जनसंख्या का निवास बिल्कुल संभव है। ठीक है। तो ये तो पॉइंट आपको बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश में याद रखना है। तो ये तो अभी 4 भौतिक विभाजन हो गई उत्तर के विशाल मैदान के। ठीक है। और डेल्टा मैंने आपको बता दिया है कि डेल्टा में कुछ नहीं है, जो हिमालयन नदियां निकलती है, जो जितनी भी नदियां निकलती है वो जहाँ पर, ठीक है, अपना निक्षेप, अपना जल विसर्जित, जैसे कि ये गंगा नदी और ये ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये नदी दोनों मिलेंगी यहाँ पर, और ये समुद्र में बंगाल की खाड़ी में क्या बनाएंगी? डेल्टा एस्चुरी का निर्माण करेंगी। जैसे कि आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में यहाँ पर कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन डेल्टा। कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कैसे हुआ? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अपना जल निक्षेप करती हैं, जल विसर्जित करती हैं, और वहाँ पर एक डेल्टा, एक एस्चुरी का निर्माण कर देती हैं, सुंदरबन का डेल्टा। इधर भी बात करोगे तो इधर नर्मदा नदी भी यहाँ पर, ठीक है, इस कच्चे किरण से अरब सागर में क्या करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ये पॉइंट आपको डेल्टा में याद रखना। तो जितने भी मैंने भौतिक विभाजन में बताया, कौन कौन से बताया? भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश, बांगर प्रदेश। खादर और बांगर जो जलोढ़ मृदा के अंतर्गत आते हैं, अर्थात जलोढ़ प्रदेश में
जो नवीन जलोढ़ होती है उसको खादर प्रदेश, और जो पुरानी जलोढ़ होती है उसको बांगर प्रदेश बोला जाता है। ठीक है, नदियां भी देखी, पूरे विशाल मैदान का जो विस्तार है वो सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच है। ठीक है, बाबर प्रदेश लगभग 8 से 16 किलोमीटर पट्टी चौड़ी पट्टी है। ठीक है, जो शिवालिक के गिरिपद में स्थित है। यहाँ पर जो नदियां हैं वो अदृश्य हो जाती हैं और तराई प्रदेश वो नदियां दृश्यमान हो जाती हैं, और तराई प्रदेश क्या है, दलदली और कीचड़ युक्त, जहाँ पर वनों की अधिकता है और वनों को साफ करके यहाँ पर कृषि करना संभव है। लेकिन अगर बात करोगे बांगर और खादर प्रदेश की, मतलब जलोढ़ प्रदेश के दो भाग, बांगर और खादर। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा से युक्त और खादर नवीन जलोढ़ मृदा से युक्त। तो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसमें कृषि उत्तम नहीं होगी, अर्थात वहाँ अनुपजाऊ है। ठीक है, वो मिट्टी कैसी अनुपजाऊ, और नवीन जलोढ़ मृदा अर्थात खादर प्रदेश वो अधिक उपजाऊ है, तो कृषि उत्तम होगी, लेकिन वहाँ गाँव शहरों और नगरों का विकास संभव नहीं है। तो ये तो उत्तर का विशाल मैदान का भौतिक विभाजन पड़ा कि भौतिक विभाजन अर्थात उसका भू आकृतियों के आधार पर, भू उच्च आकृतियों के आधार पर कितने फिजिकल उसका डिवीजन किया गया है। ठीक है, इसमें भी फिर आगे हम पढ़ेंगे गंगा का मैदान। ठीक है, राजस्थान का मैदान, कश्मीर का मैदान, इधर ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आपने ये मैदान पढ़ा, इसको अच्छे से एक बार अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देखें। ठीक है, तो चलते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो फिर कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।